गुड मॉर्निंग। आज हम रासायनिक बलगति के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में मेनली हमें अभिक्रियाओं के वेग के बारे में पढ़ना है। तो अभिक्रिया के दो प्रकार के वेग हैं, एक औसत वेग और दूसरा है ताक्षणिक वेग। तो औसत वेग के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है कि अगर हमें एक निश्चित समय अंतराल दिया गया, मान लीजिए t बराबर एक समय है t1 और t1 से लेकर हमें t2 तक का समय दिया गया है। तो मान लीजिए इतना समय है, तो इस समय अंतराल में हम देखेंगे कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर या फिर उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन की दर होगी वही उसके औसत वेग के बराबर होगी। यानी हम इसका फॉर्मूला लिखें तो औसत वेग बराबर हो जाएगा, औसत वेग बराबर, तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता हम किसी की भी ले सकते हैं, तो ये बराबर होगा अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटे में हो जाएगा सांद्रता में परिवर्तन और बटे में समय अंतराल, समय अंतराल। तो अगर समय अंतराल से भाग दिया जा रहा है तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि औसत वेग जो है वो बराबर होगा अभिकारक या उत्पाद में सांद्रता में परिवर्तन की दर के। समय अंतराल का से भाग देने का मतलब ये इसकी दर हो जाएगी। तो इस तरीके से औसत वेग जो है एक निश्चित समय अंतराल के लिए जो भी वेग होते हैं उन सभी का एवरेज होता है, उन सभी का औसत होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये इसका मात्रक भी हम देख सकते हैं। मात्रक में हम ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर आ रहा है सांद्रता टर्म। तो सांद्रता का मात्रक होता है, अगर सांद्रता की कई इकाइयों के बारे में पढ़ चुके हैं जैसे मोलरता, मोलरता, तो हम यहाँ पर अगर सांद्रता को मोलरता में ले रहे हैं तो ऊपर हो जाएगा मोल, मोलरता का मात्रक मोल हो जाएगा, और नीचे समय अंतराल है तो समय अंतराल का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, या फिर हम मिनट में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मोल प्रति सेकेंड, मोल प्रति मिनट, इस तरीके से करके इसके मात्रक हो जाएंगे। अब हम देखेंगे ताक्षणिक वेग के बारे में। औसत वेग तो हम लोग विस्तृत रूप में पहले पढ़ चुके ही हैं, यहाँ हम ताक्षणिक वेग देखेंगे। तो मान लीजिए अभिक्रिया हो रही है जिसमें हमें एक समय अंतराल में हम अभिक्रिया को देख रहे हैं t1 से लेकर t2 तक समय अंतराल में। तो इस समय अंतराल में मान लेते हैं कि जो अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया का वेग यहाँ तक के लिए आ रहा है 5 × 10⁻⁻⁴ मोल प्रति सेकेंड। ठीक, फिर अब इसके बाद जब आगे बढ़ रहे हैं, आगे समय गुजर रहा है तो अभिक्रिया जब बढ़ रही है तो मान लीजिए अभिक्रिया का वेग इस समय से लेकर इस समय तक के लिए 0 हो गया है, मतलब अभिक्रिया अब रुक गई है। और फिर इसके बाद इस समय से लेकर लास्ट तक के लिए अभिक्रिया का वेग फिर से बढ़ा और अब हो गया है 3 × 10⁻⁻⁴ मोल प्रति सेकंड के। तो मतलब अभिक्रिया जब होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अभिक्रिया पूरे एक ही वेग से होती जाए। अभिक्रिया का वेग कभी तेज हो सकता है तो कभी धीमा, या फिर कभी अभिक्रिया रुक भी सकती है। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया हो रही है। तो अगर हमें इस अभिक्रिया का मतलब समय अंतराल के लिए हम औसत वेग देखते हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी अभिक्रियाएं हमें अलग अलग प्राप्त हो रही हैं उन सभी का हम अभिक्रिया का वेग जो प्राप्त हो रहा है उन सभी का हम क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे, यानी एवरेज निकालेंगे। तो सारे को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए इसको 4 कर देते हैं तो आ जाएगा, ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 9 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर हो जाएगा, मोल प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया। फिर हम देख रहे हैं हमारे पास 3 अभिक्रियाएं हैं तो 3 अभिक्रियाओं के लिए हम 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे मान आ जाएगा औसत वेग का 3 × 10⁻⁴ मोल प्रति सेकंड। तो इस तरीके से जो हमारे औसत वेग का मान आ रहा है, ये मान हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया के किसी भी क्षण वास्तविक वेग से भिन्न है। मतलब कि इस औसत वेग का मान 3 × 10⁻⁴ मोल प्रति सेकंड आ रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग किसी भी क्षण उतना नहीं है, या फिर सभी क्षण में हम कहते हैं कि देख रहे हैं कि अभिक्रिया का जो औसत वेग है वो उसके वास्तविक वेग से
भिन्न हो सकता है, यानी औसत वेग अभिक्रिया के वास्तविक वेग को नहीं बताता है। तो इस तरीके से रासायनिक बल गतिकी में औसत वेग का इम्पॉर्टेंस जो है वो कम हो गया, क्योंकि ये जो है अभिक्रिया के वास्तविक वेग को नहीं बता पा रहा है। इसलिए अब किसी भी क्षण, मान लीजिए इस क्षण पे हम देखना चाहते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो इसके वेग को बताने के लिए, किसी क्षण अभिक्रिया के वेग को बताने के लिए एक नए टर्म को परिभाषित किया गया जिसे कहते हैं तात्क्षणिक वेग। तो यानी तात्क्षणिक वेग जो है वो अभिक्रिया के किसी क्षण वेग को दिखाता है ना। मतलब क्या है कि औसत वेग था वो एक पूरे समय अंतराल के लिए था, और तात्क्षणिक वेग जो है वो एक क्षण के लिए है। दोनों ही वेग हैं, लेकिन ये एक पूरे समय अंतराल के लिए था और ये केवल एक क्षण के लिए है। तो इस तरीके से देखें, अगर हम औसत वेग को, औसत वेग क्या एक बड़े समय अंतराल के लिए है, तो अगर औसत वेग का जो हम समय है वो कम कर दें, इतना कम करें कि वो एक समय अंतराल एक क्षण में बदल जाए, तो तब औसत वेग तात्क्षणिक वेग के बराबर हो जाएगा। यानी तात्क्षणिक वेग जो है तात्क्षणिक वेग जो है ये बराबर होगा औसत वेग के, औसत वेग के बराबर हो जाएगा तब जब समय अंतराल को बहुत कम कर दिया जाए। मान लीजिए कि ये जो समय अंतराल है वो डेल्टा टी है, मतलब कि जो इनके समय का अंतर होगा T2 माइनस T1 का जो मान आएगा, T2 माइनस T1 का मान डेल्टा टी आ रहा है। तो ये जो समय अंतराल है इसको हम बहुत छोटा कर दें, तो मान लीजिए बहुत छोटा कर दें, तो छोटा करने में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा टी टेंड टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो की तरफ ये जा रहा है, ज़ीरो हो नहीं रहा है, ज़ीरो होगा तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये करना है कि डेल्टा टी का जो मान है, जो समय अंतराल है, बहुत छोटा कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि औसत वेग के लिए अगर हम समय अंतराल को बहुत कम कर दें तो वो जो वेग होगा वो तात्क्षणिक वेग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम फार्मूला भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक अभिक्रिया है, एक समान अभिक्रिया देख रहे हैं, मान लीजिए एक अभिकारक है और अभिक्रिया हो रही है और हमें उत्पाद भी मिल रहा है, तो इसके लिए औसत वेग निकालने का तरीका हम लोग देख चुके थे कि औसत वेग जो है हम अभिकारक की सांद्रता के टर्म में या फिर उत्पाद की सांद्रता के टर्म में, दोनों ही टर्म में निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए पहले हम इसकी सांद्रता के टर्म में निकाल रहे हैं, तो ऊपर हम लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और बटे में लिखेंगे समय अंतराल। तो मान लेते हैं अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा है, और इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे ए। बड़ा ब्रैकेट ये दिखाता है कि सांद्रता को दिखाता है, और ये डेल्टा जो है परिवर्तन को दिखाता है, मतलब ए की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, ये डेल्टा परिवर्तन को दिखाए तो इस तरीके से ए की सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा, और नीचे समय में परिवर्तन यानी डेल्टा टी यानी समय अंतराल हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, इसकी मात्रा कम होगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, ये कम होगा ये ज़्यादा होगा। तो जब अभिकारक की मात्रा घट रही है यानी इसकी सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी, इसलिए यहाँ पे हम चिन्ह को माइनस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस चिन्ह ले लिया, और फिर इसके बाद ये जो होगा ये औसत वेग हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता के टर्म में, या फिर अगर हम चाहें तो बी यानी उत्पाद की सांद्रता के टर्म में भी औसत वेग का मान लिख सकते हैं। तो ये वैसे ही होगा बी की सांद्रता में परिवर्तन यानी डेल्टा ब्रैकेट में बी, ठीक, और नीचे लिखेंगे समय अंतराल यानी डेल्टा टी, और यहाँ पे हम चिन्ह को प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया मतलब कि बी है, बी की सांद्रता में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के लिए यहाँ पे प्लस लगाया गया है। तो इस तरीके से हम अभिक्रिया का जो है औसत वेग निकाल लिए हैं। तो औसत वेग ज्ञात हो गया है। अब औसत वेग के लिए हम समय अंतराल को ज़ीरो करेंगे, मतलब बहुत कम करेंगे, ज़ीरो की तरफ ले जाएंगे, ज़ीरो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो तात्क्षणिक वेग होगा, तात्क्षणिक वेग ये बराबर होगा औसत वेग के। ठीक है, तो ये औसत वेग के बराबर होगा उस वक्त जब ये डेल्टा टी का मान जो है बहुत कम कर दिया जाए। तो बटे में डेल्टा टी, उस वक्त जब डेल्टा टी का मान जो है बहुत कम है और ये ज़ीरो की तरफ जा रहा है।
तो तब क्या हो जाएगा, जब समय अंतराल को बहुत कम कर दिया गया है, यानी जो परिवर्तन है वो बहुत सूक्ष्म है, डेल्टा टी जो है बहुत छोटा है। तो हम आकलन में पढ़ चुके होंगे आप लोग कि जब अभी ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है तो इस डेल्टा को हम लोग डी से चेंज कर देते हैं, डिफरेंशियल डी से चेंज कर देते हैं। यहाँ पे भी जो डेल्टा है ये परिवर्तन जो है बहुत सूक्ष्म होगा छोटे समय के लिए, ये भी जो सांद्रता में परिवर्तन होगा वो कम हो जाएगा और नीचे भी ये भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस डेल्टा को डी में चेंज कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए। तो ये तात्क्षणिक वेग का मान हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता के टर्म में। अभी हम उत्पाद की सांद्रता के टर्म में भी देख सकते हैं, तो इसके लिए तात्क्षणिक वेग लिखेंगे तात्क्षणिक वेग जो है ये बराबर होगा उत्पाद में सांद्रता की परिवर्तन की दर के, यानी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, तब जब ये डेल्टा का जो मान, डेल्टा टी का जो मान है बहुत छोटा हो, यानी ज़ीरो की तरफ ये टेंड कर रहा हो। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो परिवर्तन है वो बहुत सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म होने की वजह से हम डेल्टा को डी में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑफ कंसंट्रेशन बी और नीचे डी टी हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो इस तरीके से तात्क्षणिक वेग का जो मान है हम ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के टर्म में और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के टर्म में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में हम लोग जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया दी हुई है जिसमें NO जो है अभिक्रिया कर रहा है Br2 से, ब्रोमीन से, और ये बना रहा है NOBr2, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस कर ले रहे हैं, तो NOBr बनाता है, सॉरी NOBr बनाता है। तो बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है Br, ब्रोमीन को 2 करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे NO भी 2 हो गया। तो अब यहाँ से अभी हमारी अभिक्रिया जो है वो बैलेंस हो गई है। तो अभिक्रिया, अब हम इसके लिए औसत वेग लिखेंगे, पहले औसत वेग लिख लेंगे फिर उसके बाद तात्क्षणिक वेग भी लिख लेंगे। तो औसत वेग लिखना हम देख चुके हैं कि अगर हमें अभिक्रिया दी हुई है तो हम उसकी सांद्रता में परिवर्तन की दर लिखेंगे और जो उसके स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक होगा उससे भाग दे देंगे। तो यानी हम औसत वेग लिखेंगे इसके टर्म में। तो ये हो जाएगा, ये अभिकारक है तो उसके लिए चिन्ह माइनस लगाएंगे क्योंकि इसकी सांद्रता में कमी होगी जब अभिक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये हो जाएगा डेल NO अपॉन में डेल टी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक 2 है तो यानी हमें 2 से भाग देना होगा। तो यानी हम यहाँ पे करेंगे 1/2। इस तरीके से इसके टर्म में भी हम लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा माइनस बी ब्रोमीन की सांद्रता में परिवर्तन और बटे में समय अंतराल। और यहाँ पे हम स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक देख रहे हैं 1 है तो हमें 1 से भाग देना होगा, यानी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और इसके टर्म में उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये उत्पाद है तो उत्पाद के लिए हम माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस रखेंगे क्योंकि इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी जब अभिक्रिया आगे बढ़ेगी। तो यहाँ से हम यहाँ प्लस रखेंगे और ये हो जाएगा NOBr की सांद्रता में वृद्धि या सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। तो ये इसके औसत वेग का मान हो जाएगा। और जब हम तात्क्षणिक वेग निकालेंगे तो तात्क्षणिक वेग में क्या करते हैं, बस डेल्टा को डी से चेंज करना होता है। तो तात्क्षणिक वेग बराबर हो जाएगा इसके, जब हम यहाँ पे बस डेल्टा की जगह डी को लिख देंगे
तो डी लिखने पर ये हमें अभिक्रिया का यहाँ पे हमारा स्टोइचोमेट्रिक गुणांक 2 था, तो हमें यहाँ 2 से भी भाग देना होगा, यहाँ पे 2 से भाग देना होगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, औसत वेग में भी भाग दिया जाएगा और तात्क्षणिक वेग में भी भाग दिया जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से डेल्टा को डी से चेंज करने पे हमारा तात्क्षणिक वेग का मान ज्ञात हो जाएगा। अब हम अभिक्रियाओं के लिए औसत वेग और तात्क्षणिक वेग दोनों के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम औसत वेग के लिए बनाते हैं, तो ग्राफ जो है वो 2 बनेगा। एक हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन का समय के साथ ग्राफ बनाएंगे और दूसरा हम उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के साथ समय के साथ बनाएंगे। तो पहला हम बना रहे हैं अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और इसका ग्राफ बनाएंगे हम समय के साथ। तो समय को हम x अक्ष पे ले रहे हैं और अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन है उसे हम ले रहे हैं y अक्ष पर। और दूसरे ग्राफ में हम बनाएंगे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन लिखें या फिर हम लिख सकते हैं वृद्धि भी, क्योंकि यहाँ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। और नीचे हम x अक्ष पे ले लेंगे समय या समय अंतराल को। तो ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या फिर कमी लिख सकते हैं और यहाँ पर वृद्धि भी लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब एक अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो अभिकारक की मात्रा घटती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, मान लीजिए एक अभिकारक A है और वो बन रहा है प्रोडक्ट B में। ठीक, तो A से B में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो A की सांद्रता जो है उसमें कमी आएगी और B की सांद्रता में वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं कि जब हम समय बहुत कम समय पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम शुरुआत में देखेंगे, तो जब अभिक्रिया भी नहीं हुई है तो हमारे पास सारा जो पदार्थ होगा वो अभिकारक के रूप में होगा। तो यानी अभिकारक की सांद्रता शुरुआत में सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ेगी अभिकारक की सांद्रता घटने लगेगी। तो मान लीजिए हम इस समय पे ले रहे हैं, तो इस समय पे अभिकारक की जो सांद्रता है वो सबसे अधिक है। ठीक है, इतनी है। फिर टाइम बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अभिकारक की सांद्रता जो है अब कम होकर इतनी हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। फिर अभी और समय पे अभिकारक की सांद्रता जो है और कम हो गई है। यहाँ पे इस तरीके से जितना समय बीतेगा अभिकारक की सांद्रता कम होती जाएगी। तो इस तरीके से जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है भाई, अगर हम उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन का समय के साथ ग्राफ बनाएंगे तो शुरू में जो B की सांद्रता है वो कम होगी 0 के बराबर। तो यहाँ पे शुरू में 0 होगी, फिर जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी B की सांद्रता में वृद्धि होने लगेगी, यानी B का सांद्रता में वृद्धि होगी। मान लीजिए इस समय पे B की सांद्रता इतनी रही होगी। ठीक है, फिर जब अभिक्रिया आगे बढ़ी तो B की सांद्रता बढ़ के अब इतनी हो गई। तो यानी हम मिलाएंगे, यहाँ पे आ गया पॉइंट। और समय बीतेगा तो B की सांद्रता जो है अब और बढ़ गई है, इतनी हो गई है, तो इसको मिलाएं, यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमें एक ग्राफ मिलेगा जो इस तरीके से होगा। तो ये जो ग्राफ है ये मिलेगा तब जब अभिकारक की सांद्रता का समय के साथ ग्राफ खींच रहे हो, और ये उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के साथ समय का खींचेंगे तो इस तरीके से कुछ ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे टाइम T1 ले रहे हैं। T1 टाइम पे जो A की सांद्रता है, मतलब अभिकारक की सांद्रता है, उसको हम मान लेते हैं यहाँ पर A1 है। ठीक, यहाँ पर A1 है सांद्रता, और एक समय ले रहे हैं T2। T2 पे जो अभिकारक की सांद्रता है वो मान लेते हैं A2 है। ठीक है, T1 पे A1 है और T2 पर A2 है। तो हम सूत्र पढ़ चुके हैं कि ये जो औसत वेग होगा, औसत वेग के लिए हम पहले ग्राफ देख रहे हैं। तो औसत वेग जो है वो बराबर होता है माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम डेल्टा A को क्या लिखेंगे, A की सांद्रता में परिवर्तन को लिख सकते हैं इससे। ये बराबर हो जाएगा माइनस A2 और नीचे हो जाएगा समय अंतराल
अंतराल के यानी T2 माइनस T1 के। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया है। अब हम उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन का समय के साथ ग्राफ देख रहे हैं। तो मान लीजिए T1 टाइम है, उस पर जो B की सांद्रता है वो B1 है, और T2 टाइम पर B की सांद्रता जो है अब वो B2 हो गई है। तो हमें औसत वेग की परिभाषा पता है, उसके हिसाब से होता है B की सांद्रता में परिवर्तन की दर बटे में समय अंतराल डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो B की सांद्रता में परिवर्तन है वो बराबर है B2 माइनस B1 के, और डेल्टा टी समय अंतराल जो है वो बराबर है T2 माइनस T1 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं B2 माइनस B1 और बटे में हो जाएगा T2 माइनस T1। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है ये हमें अभिक्रिया के औसत वेग के लिए प्राप्त हो जाएगा। एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन का समय के साथ और दूसरा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन का समय के साथ। अब हम तात्क्षणिक वेग के लिए ग्राफ देखेंगे। तो तात्क्षणिक वेग के लिए हम एक ही ग्राफ देख रहे हैं, दोनों ग्राफ सेम ही रहेगा, एक तरीके से ही बनाना है। तो मान लीजिए ये है और इसको हम देख ले रहे हैं अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के टर्म में। तो ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, ये एक्स अक्ष पे हम ले रहे हैं अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, नीचे हम एक्स वाई पे ये ले रहे हैं और एक्स अक्ष पे ले रहे हैं समय को। तो अब अगर हम इसको ले रहे हैं तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। अगर एक समय अंतराल के लिए ले रहे हैं, अभिकारक के लिए ले रहे हैं तो हमारा ग्राफ नीचे की ओर जाएगा ना, मान में कमी आएगी, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन में कमी आएगी। तो ग्राफ इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। ये एक समय अंतराल के लिए T1 से T2 के लिए। लेकिन हमें अगर तात्क्षणिक वेग निकालना है, मान लीजिए इस बिंदु पे हमें अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है, यानी तात्क्षणिक वेग। तो इसके लिए हम इस बिंदु पे एक टेंजेंट खींचेंगे, यानी स्पर्शज्या। ठीक, तो एक स्पर्शज्या खींचें इस बिंदु पे। तो जो इस रेखा की प्रवणता होगी यानी टेंजेंट होगा, इस रेखा की जो प्रवणता होगी वही इस अभिक्रिया के इस बिंदु पे अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग को बताएगी। तो प्रवणता निकालने का तरीका आप लोग सरल रेखा में पढ़ चुके हैं। प्रवणता m होती है m बराबर चलिए m बराबर मान लेते हैं, m बराबर हो जाएगा y बाई एक्स के। ठीक है, तो y इस अक्ष पे चली गई दूरी होगी और x जो है इस अक्ष पे। मान लीजिए ये 0 है और इसको a और b मान लीजिए, a मान लीजिए, इसको b। ठीक है, तो अभिक्रिया का जो तात्क्षणिक वेग होगा वो बराबर होगा इस रेखा AB की प्रवणता के। तो यानी हम लिखेंगे तात्क्षणिक वेग बराबर AB की रेखा AB की प्रवणता, और रेखा AB की प्रवणता हम उस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो y बाई एक्स होगी, तो y यहाँ पे AO है और x जो है वो OB है। तो ये बराबर हो जाएगी AO या फिर OA जो भी लिखें और बटे OB। तो इस तरीके से हम ग्राफ की सहायता से अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं। और आगे आप लोगों को अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक दिए हुए हैं, तो उसको खुद से पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ईजी है। और